हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग के जो चैप्टर 1 है उसके आईसी इंजन के सम्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने किया था जिसके अंदर हमने सम नंबर 58, 59, 60 और 61 किया था। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सम नंबर 62, सम नंबर 63, 64। ओके, 3 सम का टारगेट है, बट उससे भी अगर ज़्यादा हो सके तो ये 65, 66 और 67 आज के इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये जो ऐसे इंजन के सम्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कितना टाइम का जो वीडियो है कितना लंबा होता है। ठीक है, हो सके तो मैं कर ही दूंगा कोशिश कि ये अभी के अभी इसी वीडियो में हो जाए, बट आपको थोड़ा बहुत लंबा अगर वीडियो होता है तो आपको टिके रहना है हमारे साथ। ओके, और जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो आपके स्क्रीन के सामने पीडीएफ जो दिख रही है वो थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिस्ट है। और आपको अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी थर्मल इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिस है जो विंटर 2020 के एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से अच्छे हो जाए। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो उसमें तो पास होने की कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हमारी चैनल को फॉलो करते हो। ठीक है, और आप सभी मेरे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हो। प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट या लाइक करते हैं तो उससे मेरा जो अंदर का विश्वास है वो बने रहता है और हम भी आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए वीडियोस पे। अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 62 नंबर का जो सम्स है वो हम करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 62 है आप देख सकते हो, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। ठीक है, ज़्यादा लिखना ये सब आपको अब पता चल गया है कि किस तरह से सम को लिखना है। मैं सम को जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। जो रिटर्न जो थियरी चीज़ है वो आपको यहाँ पे हेडिंग जो भी लगाने हैं वो आपको लगाना है। ठीक है, मैं जस्ट गिवन डेटा लिखूँगा, फार्मूला लिखूँगा और आपके लिए आंसर लेके आऊँगा। और आपको अगर यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है या किस तरह से किस चीज़ को फाइंड करा जाता है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा जो भी थियरी है वो आपको लिखनी है। यहाँ पे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात चल रही है। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया है कि 2 स्ट्रोक में क्या करना है, 4 स्ट्रोक में क्या करना है, जो ज़्यादातर आरपीएम से कनेक्टेड है। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ गिवन है तो यहाँ पे एल हम लिख लेते हैं 190 mm। ठीक है, अभी यूनिट कन्वर्जन पे नहीं जाएंगे हम। बोर दिया हुआ है डायमीटर 160 mm। क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए वी सी। क्लियरेंस वॉल्यूम हमारा दिया है 700 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जो सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन रहेगा तो पिस्टन की एक लिमिट रहती है। ठीक है, वो पिस्टन एकदम यहाँ पे सिलेंडर के हेड पे टच नहीं हो जाता, तो बीच में कुछ वॉल्यूम रहता है जिसको हम बोलते हैं, ये जो आपको बीच में जगह दिखाई दे रही है दैट इज़ वी सी। ओके, क्लियरेंस वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, है ना। तो क्लियरेंस वॉल्यूम गिवन है और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी गिवन है, ईटा आई टी एच गिवन है 0.32। और इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है जो पी वो गिवन है 5 बार। ठीक है, और इंजन का आरपीएम गिवन है 1000 आरपीएम। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करना है, ईटा आर ई एल रिलेटिव। तो रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। रिलेटिव एफिशिएंसी का जो फार्मूला रहता है वो रहता है जो हमारी एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी है। ओके, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय हमारा रहता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना है, 100 मल्टीप्लाई करना है। अब एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी जो हम लेते हैं वो मैं आपको बता दूँ, जनरली वो लेते हैं हम इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी लेते हैं, ईटा आई टी एच। ठीक है, तो ईटा आई टी एच तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, बस हमारा काम यहाँ पे क्या है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना। अब आप सोचोगे सर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, तो ये सब चीज़ हम पहले से सीख चुके हैं। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो पेट्रोल इंजन के लिए, देखिए यहाँ पे गिवन है, पेट्रोल इंजन के लिए रहता है वो रहता है 1 - 1 आर रेस टू गामा -1। अब यहाँ पे ये आर आपको दिख रहा है, जो आर हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो। ठीक है,
वो आर हमारा रहता है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो सबसे फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि कंप्रेशन रेशियो किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए जो भी चाहिए वो गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम फाइंड करेंगे कंप्रेशन रेशियो R इज़ इक्वल टू, तो रहता है जो हमारा टोटल वॉल्यूम है VC प्लस VS, ओके। टोटल वॉल्यूम जो रहता है, ये स्ट्रोक लेंथ, जो पिस्टन का जो स्ट्रोक रहता है वहाँ तक, ठीक है, तो वो होता है स्ट्रोक लेंथ, है ना। सो VS, तो उसमें प्लस कर देते हैं VC, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो वो रहता है कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला। सो सबसे पहले VS निकालना पड़ेगा, उसके लिए VS निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो VS है ये उसको बोलते हैं स्वैप्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वैप्ड वॉल्यूम निकाल दूंगा, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो का हेडिंग में निकाल देता हूँ। सबसे पहले मैं स्वैप्ड वॉल्यूम निकालना है, सो हम निकालते हैं स्वैप्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो स्वैप्ड वॉल्यूम जो रहता है VS, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्वैप्ड वॉल्यूम, तो वो तो आप देख सकते हो कि π/4d², यानी आप एरिया लोगे इनटू लेंथ, ये स्ट्रोक लेंथ जो रहता है, दिस इज, ये जो VS लिखा है ना, दिस इज स्ट्रोक लेंथ, ओके। क्योंकि लीनियर स्केल में बता रहा हूँ, वॉल्यूम क्या है उसके अंदर वाला जो है वो वॉल्यूम है ना, और मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक लेंथ, तो L। तो यहाँ से VS मिल जाएगा हमें, है ना। सो π/4d², डी जो है यहाँ पे देखिए, मैं सेंटीमीटर में लूँगा, तो सेंटीमीटर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि VS मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा। तो अभी मैंने आपको जो फार्मूला बताया था VS VC वाला, तो VC देखो, ये VC आपको दिख रहा है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसके लिए इसका आंसर में मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा, तो सीधा सीधा हमारा कंप्रेसर रेशियो डायरेक्टली आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन उसके बाद नहीं करना पड़ेगा VS का। तो डायमीटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 160 mm है, तो मैं यहाँ पे 16 सेंटीमीटर लूँगा, ठीक है। उसको सेंटीमीटर में कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आपके लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा आ गया VS, ओके। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, तो कैल्शियम में हम निकाल लेते हैं π/4 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19, ओके। तो ये जो आंसर आया हमारा 3820.176। तो देखिए ये आया है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, जिससे मेरा फ़ायदा क्या हो गया कि अब मैं यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो जब निकालूँगा, कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो रहता है R इज इक्वल टू VC प्लस VS डिवाइड बाय VC। तो देखिए यूनिट मैच हो गए, VC गिवन है 700 प्लस VS है 3820.176 डिवाइड बाय VC दैट इज़ 700, ठीक है। तो चलिए इसमें प्लस 700 कर देते हैं, डिवाइड बाय भी 700 करना है, सो 6.45 हमारा कंप्रेशन रेशियो आ गया है। अब कंप्रेशन रेशियो आ चुका है, तो हम यहाँ से एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ओके। सो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ओके, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो रहेगी, ईटा एयर लिखूँगा मैं, रहता है 1-1/r⁻⁻1, ओके। सो यहाँ पे 1-1/6.45 γ-1, दैट इज़ 1 गामा जो रहता है एयर का, गामा रहता है गामा इज इक्वल टू 1.4, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, है ना, इसमें ये नई बात नहीं है, ये पुरानी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो देखिए भाई, आज मैं बता रहा हूँ तो आप याद रख लीजिए, है ना, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कल नहीं पता था बट आज मैंने बता दिया, यानी कि अब आपको ये पता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि गामा की जो वैल्यू रहती है 1.4 रहती है। चलो यहाँ पे हमारा ईटा एयर आ चुका है, और यहाँ से अब हम डायरेक्टली रिलेटिव एफिशिएंसी निकाल देंगे, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव एफिशिएंसी। सो रिलेटिव एफिशिएंसी जो रहता है ईटा रिलेटिव इज इक्वल टू ईटा ITH, उसका फार्मूला रहता है डिवाइड बाय ईटा एयर मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लेते हैं। सो ईटा ITH, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ईटा ITH गिवन है पहले से, ओके। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ें देखिए, प्रेशर 5 बार दिया है, इंजन 1000, तो ये कुछ काम का नहीं है।
ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। देखिए आप मार्क्स देखिए 7 मार्क्स, यानी ये वही बंदा अटेम्प्ट कर पाएगा जो जो जिसको आते हैं सम्स, है ना। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आप देख सकते हो 0.32 है, यानी 32% है। ओके 32%। अगर आप पॉइंट में डालते हो एज अ फैक्टर तो 0.32 डालते हो, तो यहाँ पे भी आप को पॉइंट में ही रखना पड़ेगा। ये 52 है जो आपको डालना पड़ेगा 0.52, है ना। फिर आप लास्ट में 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो डायरेक्ट परसेंटेज रखिए अगर पॉइंट में नहीं रखना है तो चलो 0.52 है, 0.32 डिवाइड बाय आप आंसर करो तो 60.86, ठीक है 60.86। तो देखिए ये हमारा सम हो चुका है ना। नई चीज़ जो क्या सीखी आपने, नई चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक तो रिलेटिव एफिशिएंसी की जो फार्मूला है उसके लिए आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी किस तरह से निकालनी है, तो ये नई चीज़ नहीं है एक्चुअली, ये पुरानी चीज़ है, ठीक है। बट आपको मैंने यहाँ पे रिवाइज कराया ऐसा आप बोल सकते हो। और इसके लिए जो आर चाहिए विच इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन रेशियो, तो आप कॉम्प्रेशन रेशियो इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो, जिसके अंदर आप जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए आपको ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, बाय बाय 4d²L, ठीक है। तो इस तरह से सम आपको कर सकते हो। चलिए अब फटाफट नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सम नंबर 63 देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर ऑब्टेन ड्यूरिंग ट्रायल टेकन ऑन 2 स्ट्रोक इंजन है, वापस नेट ब्रेक लोड गिवन है। ओके नेट लिखा है, देखिए आप ध्यान से नेट लिखा है, सो इसका मतलब W-S लिखा हुआ है 300 न्यूटन। फिर ब्रेक डम का डायामीटर लिखा हुआ है DB 100 सेंटीमीटर। ओके RPM है N गिवन है 2000 RPM। फ्रिक्शन पावर गिवन है FP, ओके 4 किलोवाट का फ्रिक्शन पावर गिवन है। ट्रायल टाइम है जो T लिख देता हूँ मैं स्मॉल t, 3 मिनट का ट्रायल टाइम है। फ्यूल कंजप्शन गिवन है, सो फ्यूल कंजप्शन में MF लिख देता हूँ यहाँ पे 0.5 kg। और उसके बाद कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट, यानी दिस इज़ मास ऑफ वाटर है 21 kg। इंक्रीज इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर यानी DT लिख देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर ऐसा लिख देता हूँ 600 अच्छा 60 डिग्री सेल्सियस। ओके यहाँ पे गलती है, ये जो ज़ीरो नहीं है ये, दिस इज़ नॉट ज़ीरो, दिस इज़ डिग्री। ओके ये डिग्री है, तो 60 डिग्री सेल्सियस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके CV है 44,000 किलो जूल पर kg। और हमें फाइंड करना है ईटा मैकेनिकल इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी यानी ITH, ईटा ITH, और हीट कैरिड अवे बाय कूलिंग वाटर, तो कूलिंग वाटर तो EQCW लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सारे आंसर्स हमें निकालने हैं 1 बाय 1। तो ईटा मैकेनिकल निकालने के लिए आपको ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर चाहिए, तो सबसे पहले मैं ब्रेक पावर निकाल देता हूँ। तो ब्रेक पावर का कौन सा फार्मूला, यहाँ W-S वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, W-S पाई DB वाला, है ना, N डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। तो यहाँ से ब्रेक पावर निकाल लेते हैं हम 300 इंटू पाई इंटू, सो DB इज़ 100 नहीं लेना, 100 या मीटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। एंड RPM जो है वो है 2000, ठीक है। सो डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। तो यहाँ से हमारा आंसर देखते हैं कितना आता है, 300 पाई मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 60,000। ओके 31.41 किलोवाट आंसर आ रहा है। उसी तरह अगर हम इंडिकेटेड पावर फाइंड कर लेते हैं तो फार्मूला है हमारा अच्छा यहाँ फार्मूला से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरा फार्मूला आता है इंडिकेट, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन पावर गिवन है, आप देख सकते हो ना फ्रिक्शन पावर गिवन है, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो इंडिकेटेड पावर जो रहता है ब्रेक पावर रहता है प्लस फ्रिक्शन पावर। ओके तो ब्रेक पावर कितना आया 31.41 आया और फ्रिक्शन पावर है 4, तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे इंडिकेटेड पावर आ चुका है किलोवाट। ओके अब यहाँ से हम मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ओके ईटा मैकेनिकल इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 100। सो ब्रेक पावर हमारा है 31.41
डिवाइड बाय 35.41 इंटू 100। तो यहाँ से आंसर आ जाता है डिवाइड बाय 35.41 88.72। ठीक है, 88.72%। चलिए एक आंसर हमारा आ चुका है, दिस इज अवर आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ओके, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के लिए या साइड पे एक फार्मूला अगर लिखता हूँ ईटा आई टी एच, उसके लिए हमें चाहिए इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाई 3600 की लिखूँगा। जब जो मेरा एम एफ होगा, एम एफ इंटू सी वी, ओके, और एम एफ होगा वो के जी पर आवर में होगा। बट इस सम के अंदर आपको कुछ खास दिखाई दे रहा है, ये जो मास है, मास ऑफ फ्यूल है, आपको देखो के जी में दिया है, तो पर आवर आपको करना है। तो पर आवर के लिए देखो ये टाइम दिया है, 3 मिनट के लिए सप्लाई हो रहा है, तो 3 मिनट के लिए जो ट्रायल चल रहा है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल निकालूँगा, मास ऑफ फ्यूल इन केजी पर आवर निकालना है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एम एफ लिख रहा हूँ। तो एम एफ मेरा क्या आएगा, एक तो 0.5 जो केजी है डिवाइड बाय वो टाइम चलता है 3 मिनट के लिए। तो दिस इज, ये जो आंसर आएगा ना अपना केजी पर मिनट आएगा। तो मुझे केजी पर मिनट नहीं चाहिए, मुझे केजी पर आवर में चाहिए, बराबर। आवर में करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, सो 0.5 इंटू 60 डिवाइड बाय 3। ओके, सो हमारा जो मास आया है, मास ऑफ फ्यूल आया है 10 kg पर आवर आ गया है। ठीक है, तो देखिए चलो एम एफ आ गया ना, अब हमें कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट ईटा आई टी एच का फार्मूला लगा देते हैं। तो ईटा आई टी एच का फार्मूला है इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर हमारा आया है 35.41 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल देखिए 10 है, और सी वी हमें देखना पड़ेगा थोड़ा, 44,000 सी वी है ना। सो 44,000, सो 35.41 इंटू 3600 डिवाइड बाय 10 इंटू 44,000। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेते हैं, तो जिससे आंसर मेरा आया है 28.97। ओके, 28.97%। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी आ चुका है, दिस इज़ माय आंसर नंबर 2। ओके, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये सब निकाल लेता हूँ मैं। हीट कैरिड अवे बाय कूलिंग वाटर। अभी हीट कैरिड अवे बाय कूलिंग वाटर जो है, मैं थोड़ा यहाँ पे इस सम को करूँगा। तो आपको मैं बता दूँ पहले, जो हीट जो है क्यू, हीट का जो फार्मूला रहता है, तो पहले एम सी वी एम सी डी टी, ये उसका बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पे वाटर है तो मास ऑफ वाटर लिखेंगे, एम सी पी, जो सी पी रहता है एम सी पी डब्ल्यू करेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर गिवन है, आई थिंक गिवन है 21 kg गिवन है। ठीक है, 21 kg मास ऑफ वाटर भी गिवन है, तो मास ऑफ वाटर गिवन है। सी पी जो रहता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ 4.187। ओके, किलो जूल पर के जी केल्विन इसका यूनिट रहता है, ये आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको सी पी डब्ल्यू जो वाटर का रहता है वो रहता है 4.187, और डी टी तो यहाँ पे गिवन है ना, मास ऑफ वाटर। और मास ऑफ वाटर देखिए, अभी इसका यूनिट का क्वेश्चन है कि अगर आपको इसको, ये किलो जूल में आएगा, अगर इसको डायरेक्टली आप केजी में रखोगे तो आपका आंसर किलो जूल में आएगा। बट आप इसको केजी पर सेकंड में रखोगे तो ये किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा, और आपका ये आंसर आएगा किलोवाट में। तो आप कौन सा आंसर चाहते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं जैसा हाँ आपको एग्ज़ाम में करना है वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मास ऑफ वाटर है वो आपका गिवन है, देखिए 21 kg गिवन है। अब 21 को मैं क्या कर देता हूँ, तो टाइम है 3 मिनट से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, अब 3 मिनट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये जो हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा केजी पर मिनट बन गया। बट मुझे क्या चाहिए, केजी पर सेकंड चाहिए, है ना। तो सेकंड के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय जो ये 3 मिनट है उसको सेकंड करने के लिए 60 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा आंसर आ गया केजी पर सेकंड।
ओके, सो 21 डिवाइड बाय 180, ओके, सो 0.1166 kg पर सेकंड। ओके, अब यहाँ पे जो हीट है कूलिंग वाटर की वो मैं निकाल लेता हूँ, दैट इज़ m मास ऑफ वाटर CPW और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ओके, थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ मैं। सो मास ऑफ वाटर हमारे पास है 0.1166, CPW तो स्टैंडर्ड रहता है 4.187 और चेंज इन टेम्परेचर गिवन है 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली कैल्विन में करना होता है, बट दिस इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ना, डिफरेंस है तो डिफरेंस में आप कैल्विन नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि डिफरेंस आप कैल्विन में करो या डिग्री सेंटीग्रेड में करो आंसर सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो आपको जहाँ जहाँ टेम्परेचर रहता है ना उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कैल्विन में, तभी आपका आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है 29.0309। ये जो आंसर रहेगा वो किलोवाट में रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हीट जो कैरीड अवे बाय द कूलिंग वाटर एंड दिस इज अवर आंसर नंबर 3। ओके, तो आई होप कि आपको ये सम भी समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए सम नंबर 64 करेंगे। 2 स्ट्रोक इंजन है, अगेन बोर्ड दिया हुआ है। सो डायमीटर गिवन है, मैं 0.24 मीटर कर देता हूँ। स्ट्रोक लेंथ है 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 मीटर कर देता हूँ। आरपीएम गिवन है 400 आरपीएम। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी स्मॉल पी गिवन है 360 किलो पास्कल है, तो इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से ये बन जाएगा पास्कल। ओके, ब्रेक टॉर्क गिवन है तो टी मैं लिख देता हूँ 600 न्यूटन मीटर। फ्यूल कंजप्शन गिवन है यानी मास ऑफ फ्यूल। देखिए परफेक्ट सम है ना, जैसा सम होना चाहिए वैसा सम, कोई हमें इधर उधर का कन्वर्जन करने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट सम है। अगर आपको आईसी इंजन के सम स्टार्ट करने हैं सीखने, तो ये सम फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, पहला सम यही सीखना है आपको। तो क्या आपको ज़्यादा पहले आपको ग्रिप आएगी कि ऐसे सम्स जो है किस तरह से करे जाते हैं। ईटा मैकेनिकल निकालना है। ठीक है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी यानी ईटा BTH एंड थर्ड चीज़ है हमारे पास वो है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। चलिए ये आप नई चीज़ सीखोगे आज की, BSFC किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए नया है, बाकी दोनों जो है वो आपके लिए पुराना है। फटाफट उसको निकाल लेते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए आपको IP और BP चाहिए, तो IP BP निकाल लेते हैं सब फटाफट। तो IP रहेगा मेरा PILAN डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है 360 इंटू 10⁻³ स्ट्रोक लेंथ L जो है 0.3, एरिया तो होगा π/4, डायमीटर का स्क्वायर जो है 0.24 का स्क्वायर, n जो होगा स्मॉल n वो कैपिटल N के बराबर होगा अगर 2 स्ट्रोक है। ठीक है, तो विच इज़ स्मॉल n, इसको ही लेना है आपको, 400 का 400 ही लेना है और डिवाइड बाय आएगा हमारा 1000 इंटू 60। तो चलो यहाँ से हमारा इंडिकेटेड पावर आ जाएगा, है ना। सो 360 to 10⁻³ 0.3 इंटू π/4 मल्टीप्लाई बाय 0.24 का स्क्वायर इंटू 400 डिवाइड बाय 60, 32.57 किलोवाट। ओके, तो चलो अब फाइंड करना है ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर का जो फार्मूला है यहाँ पे टॉर्क गिवन है। ठीक है, सो 2π/N/T डिवाइड बाय 1000 इंटू 60, सो 2π/N/T। जो टॉर्क गिवन है 600, देखो यहाँ पे ही दिख रहा है हमें 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। ओके, तो ये जो आंसर आता है हम निकाल लेते हैं 2π इंटू 400 इंटू 600, 25.13 किलोवाट। ओके, सो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो रहेगी आपकी ब्रेक पावर जो 25.13 है डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर जो है 32.57 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो चलो सो डिवाइड में हम करेंगे 32.57 मल्टीप्लाई बाय 100, 77.165 सॉरी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। देखिए जल्दबाजी में एक आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ईटा BTH दैट इज़ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर इनटू
3600, क्योंकि जो यहाँ मास ऑफ फ्यूल केजी पर आवर में होना चाहिए, तो यहाँ पे भी केजी पर आवर में ही, इसीलिए 3600 मल्टीप्लाई कर देखिए, बोला ना ये परफेक्ट सम है ये सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, फार्मूला डालना है, आंसर लेके आना है। ठीक है। मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल थोड़ा ऊपर लिखा होगा, 9 kg पर आवर। ओके, 9 kg पर आवर, और CV जो है 43,000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में लाना है, अदरवाइज 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 25.13 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय करेंगे 9 डिवाइड बाय 43,000, 23.37%। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका हमारा ईटा BTH। अब लास्ट चीज़ बाकी है BSFC। तो एक रहता है ISFC और एक रहता है BSFC। तो BSFC जब फाइंड करें तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है जो मास ऑफ फ्यूल है डिवाइड बाय ब्रेक पावर करना है। ठीक है, और अगर ISFC निकालना है, अगर इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालना है ISFC, तो आपको MF अपॉन इंडिकेटेड पावर करना है। ठीक है, और कभी कभी इस सम को किस तरह से पूछते हैं मैं आपको बता दूं कि कभी कभी लैंग्वेज जो रहती है वो रहती है फाइंड द स्पेसिफिक। देखो ऐसा मैं बता देता हूँ आपको, है ना, 2 मिनट। ऐसा लिखा होता है, देखो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि फाइंड द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, फिर लिखते हैं ऑन, ऑन करके लिखते हैं, या तो BP होगा या तो यहाँ पे IP होगा। ठीक है, यहाँ पे और करके लिख देता हूँ BP, दिस इज और, है ना, नॉट डिवाइड बाय। तो बस आपको ये सेम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो है दिख रही है SFC, ये आगे ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक बन गया, तो यहाँ पे BP लगाना है। और अगर ISFC निकालना होता, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑन इंडिकेटेड पावर, तो आपको IP लगा के सम को सॉल्व करना है। ठीक है, बस इतना फ़र्क है। तो इस सम में हमें क्या पूछा, BSFC पूछा है, तो हम BSFC निकालेंगे। तो 9 डिवाइड बाय हमारा जो ब्रेक पावर आया है वो आया है 25.13। ठीक है, सो 9 डिवाइड बाय 25.13 करेंगे। सो जो आंसर आया है हमारा 0.35, ओके 0.3581। तो इसका यूनिट रहेगा केजी पर आवर, ये मास का, और 1 किलोवाट जो डिवाइड में दिखेगा। ओके, सो दिस इज अवर BSFC, है ना। तो देखिए ये आंसर आ चुका है ना। तो 3 सम्स हमारे हो चुके हैं। सो दिस इज आंसर, 3 सम हो चुके हैं। अब 3 सम बाकी है, 62, 63, 64, 3 सम हो चुके हैं। और अब खाली ये जो 3 सम है, वैसे तो आप कर सकते हो, देखिए अगर आप चाहो तो ये तीनों सम्स को कर सकते हो। देखिए 2 स्ट्रोक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है, सिलेंडर का डायामीटर गिवन है, स्ट्रोक लेंथ गिवन है, तो इससे आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। इंजन स्पीड भी गिवन है, देख सकते हो। 2 स्ट्रोक है तो आप IP निकाल लेना, IP निकाल सकते हो। मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है, देखिए ईटा मैकेनिकल गिवन है, इससे आप ब्रेक पावर निकाल सकते हो, है ना। जो IP पता है और ईटा मैकेनिकल पता है, तो ईटा मैकेनिकल क्या करोगे, BP अपॉन IP करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ जो पहले से ही पता है, ईटा मैकेनिकल पता है और IP पता है। IP कहाँ से, फार्मूला से, है ना, फार्मूला लगाना IP का, तो फिर आपको BP मिल जाएगा यहाँ से। तो IP मिल गया, ब्रेक पावर मिल गया। तो देखो ये सम 7 मार्क का है ना, सोच सकते हो आप, देखो 7 मार्क, इतना इजी सम है 7 मार्क में। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता तो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, देखिए 4 स्ट्रोक इंजन है, तो स्पीड आपको ध्यान रखना है कि स्पीड आपको क्या लेनी है, कैपिटल N/2 लेना है। इंडिकेटेड पावर के फार्मूला में अगर पूछा है तो पूछा है, देखो IP पूछा है तो आपको लेना पड़ेगा। स्ट्रोक गिवन है, बोर गिवन है, मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है, तो इससे आपको IP निकाल लोगे। और ब्रेक पावर के लिए देखिए नेट ब्रेक लोड यानी W-S, फ्यूल कंजप्शन मिनट में है, ये ध्यान से देखना, मिनट में है। ओके, तो ये आपको ईटा ITH और ईटा BTH निकाल के वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो ईटा ITH का फॉर्मूला लगाओगे, तो उसमें आपको क्या लगाना है, जैसे कि इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 3600 नहीं करना, 60 करना, क्योंकि दिस टाइम मास ऑफ फ्यूल जो है, मास ऑफ फ्यूल, ये वाला मास ऑफ फ्यूल किस में गिवन है, हमारा गिवन है मिनट में, है ना। देखिए मीटर के ऊपर मिनट में गिवन है,
तो CV भी किस में गिवन होना चाहिए, ये केजी पर मीटर की जी नहीं, दिस इज किलो जूल। ओके, अगेन यहाँ पे एक और मिस्टेक है, किलो जूल पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये कर सकते हो, अभी तक जो भी मैंने कराया है उसके जैसा ही सम है, तो ये भी आपको खुद ट्राई करना है। और इसके बाद लास्ट वाला जो सम है, 2 स्ट्रोक इंजन है, ब्रेक पावर गिवन है, फ्यूल कंजप्शन गिवन है, मास ऑफ फ्यूल गिवन है, मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है, कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ईटा ITH आपको फाइंड करना है, जो रहता है इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। ओके, तो इंडिकेटेड पावर आप कैसे निकालोगे, तो इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है और ब्रेक पावर गिवन है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी और ब्रेक पावर की मदद से आप इंडिकेटेड पावर निकाल लेना है ना। तो इंडिकेटेड पावर यहाँ पे, एक मिनट, तो आप इंडिकेटेड पावर निकाल लोगे, ये तो गिवन है, मास ऑफ फ्यूल भी गिवन है, CV गिवन है क्या, हाँ CV भी गिवन है, देखिए तो CV मिल गया, तो आपको इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में आपको ब्रेक पावर भी गिवन है, तो सेम चीज़ है, खाली यहाँ IP की जगह पे BP आ जाएगा, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगी। और BSFC के लिए जो BSFC का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया आपको, मास ऑफ फ्यूल जो आवर में रहेगा बराबर, केजी पर आवर में, डिवाइड बाय ब्रेक पावर करना। तो चलो ये बस सिंपली फार्मूला का खेल है, और अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया उसके जैसा ही आपको करना है। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और उन्हें भी थर्मल इंजीनियरिंग में अच्छे खासे स्कोर करने का मौका दीजिए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।